नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के संविधान के अलग अलग टॉपिक लगातार जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हो चुके हैं प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये हमने टॉपिक देखा था कल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद, जिसका पहला पार्ट देखा था। 50 प्रश्न देखे थे। यदि पहला पार्ट नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2, जहां पर हम 51 प्रश्न से आगे 50 प्रश्न और देखेंगे। टॉपिक बड़ा था, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हम अलग अलग पार्ट में इसको करा रहे थे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। 51 प्रश्न है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है विधायिका या कार्यपालिका के प्रति, या दोनों के स्वतंत्र हैं, या फिर राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? तो कथन इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं सही होगा, जिसमें आप कहेंगे कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम की व्यवस्था भी की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी जो है वो बनाया गया है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जो एक आया था ना कथन की एक दोनों स्वतंत्र है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को ये शक्ति भी दी गई है कि वो उनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा से में कार्य करने के लिए भी बाध्य कर सकती है। तो ये भी चीज है इसमें। बाकी संविधान का आर्टिकल 79 है, जिसमें इसके गठन को लेकर के बात की गई है। और जब भी बात होती है संविधान की, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों आपके इसमें जो है वो आपके आ जाते हैं। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें कार्यपालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विधानपालिका हो जाएगा, ऊपर अभी जस्ट बताया था। तो कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रह करके कार्य जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति जो है उनकी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, अर्ध न्यायिक शक्ति है, या फिर न्यायिक शक्ति है? आंसर की बात करेंगे तो कहेंगे आप विधायी शक्ति है। आर्टिकल जो अध्यादेश जारी करने को लेकर के वो है 1, 2, 3। बाकी इसके अंतर्गत सब क्लॉज 1 आता है, जिसमें किसी भी मतलब परिस्थिति में देखेंगे, जैसे तुरंत कार्रवाई करना हो, वैसी परिस्थिति जहां पर क्रिएट होती है वहीं पर अध्यादेश जारी देखने को मिलता है। मेन आपको ध्यान रखना है आर्टिकल और राष्ट्रपति जारी करता है, ये दोनों बातें। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संदर्भ में कानून बनाने की जो शक्ति है वो बशर्ते यह है कि सार्वजनिक हित में हो, राष्ट्रीय हित में हो, केंद्रीय हित में हो या क्षेत्रीय हित में हो। आप कहेंगे राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। आर्टिकल इसका क्या है? 249(1), जिसके अनुसार जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्र हित में ऐसा कानून आवश्यक है जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी, तो ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक आपका प्रभावी रह सकेगा। अगला है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 25 साल। देखिए आया भी काफी बार है, बीपीएससी प्री में आया है, 64 वाले में, 63 वाले में, 45 वाले में। आसान क्वेश्चन है और पूछा जाता है। आर्टिकल तो आपको मैंने बता ही दिया था, 79 में आपका संसद आता है, और 84 में आर्टिकल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होने के लिए जो एज को लेकर के बात की गई है कि किसी स्थान को भरने के लिए, चुने जाने के लिए अहर तभी होगा, मतलब अर्हता को लेकर के। और 84 खा के अंतर्गत एज की बात की गई है कि राज्यसभा में आपका चाहिए होगी स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष, और लोकसभा में चाहिए होगी लगभग आपका 25 वर्ष। लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्ट 25 वर्ष। अगला है, राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा ही नहीं होता है, या फिर संसद का हिस्सा होता है, या फिर हिस्सा भी होता है और संसद में बैठता भी है, या फिर वोट दे सकता है? तो आप कहेंगे कि संसद का हिस्सा राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 52 जिसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। 79 आर्टिकल में बताया गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ना केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य से, यूपी लेवल पे भी देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, राष्ट्रपति जी, या लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री? तो आप क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो सही होगा। वैसे इसमें इन्होंने मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन में नहीं दिया है, कंफ्यूज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश जरूर देता है ताकि आप उसमें और राष्ट्रपति में कंफ्यूज हो। बाकी यहाँ तो कोई कंफ्यूजन वाला ऑप्शन था नहीं। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।
महान्यायवादी जो है उसका एक कर्तव्य होता है कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी यानी कानून संबंधी सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी भी होता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार भी होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है, आर्टिकल 88 में बताया गया है। ये सब लाइनें आपको पता है क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि महान्यायवादी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है अब या नहीं है, तो वहां पर ये लाइन लिखी रहती, क्या उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, क्या उसे मत देने का अधिकार है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऊपर बता दिया मैंने। अगला एक गैर गैर सदस्य के रूप में संसद के एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आंसर हो जाएगा आपका महान्यायवादी संसद के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर कैग या फिर चुनाव आयोग। तो आपका अटॉर्नी जनरल सही हो जाएगा। देखिए जो ऊपर लाइन बताई थी ना, लिखी वही है, बस देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। ऊपर बताया था ना कि वो कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, वही चीज यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी समझा जाता है? मुख्य न्यायाधीश को, महान्यायविकर्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ये देखिए ऑप्शन अच्छे दिए गए जहां पर आप सोचने पर मजबूर होंगे क्योंकि एक ही जैसे सारे ऑप्शन है। पर अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं कि भारत सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, उसी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या फिर आपका दोनों में या फिर संयुक्त सत्र में? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा है इसका? 109 है। इसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः पुनः लिखा होगा, पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही आपका पुनः स्थापित किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है और इसका विनिश्चय अंतिम होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और 109(1) में स्थापना को लेकर बात है। तो आर्टिकल आपको ध्यान कौन सा रखना है? 110 याद रखना है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा सही होगा? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आर्टिकल उपराष्ट्रपति का कौन सा है? 63 आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? आंसर आपका लोकसभा सही हो जाएगा। इस समय जैसे आपने देखा भी इलेक्शन जो हुए लोकसभा के, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो आर्टिकल याद रखिएगा। अगला है संघीय जो मंत्रिपरिषद है उसके मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वही पूछा गया है प्रधानमंत्री के प्रति या फिर राष्ट्रपति के या फिर संसद के या फिर केवल लोकसभा के। आंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे केवल और केवल लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 75(3) सामूहिक रूप से उत्तरदायी को लेकर के और 75(2) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, वो भी बता दिया। अगला है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर न्यायाधीशों की बात की गई तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश है लोकपाल। तो आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति जो है आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बाकी संविधान का आर्टिकल कौन सा है? 124 और 2, जिसमें उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वो न्यायाधीश तब तक पद पर धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु कंप्लीट ना कर ले। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? आंसर आपका पहला हो जाएगा, सीधे या तो फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। आर्टिकल है 53(1). एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 10 की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है।
कितने महीने के लिए? तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। 60 दिन का समय होता है, जो कि मंथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट दिया भी नहीं गया। 2 माह में आप ये नहीं कह सकते ना कि 28 दिन है कि का महीना, 30 दिन का, 31 दिन का। इसीलिए यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिन की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्र अवसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए 60 दिन ना दे करके 2 माह दिया गया, अतः विकल्प ई सही होगा। कुल मिलाकर आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, लोक सेवक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या फिर राष्ट्रपति को? आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। समिति के टोटल 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। कार्यकाल जिनका 1 वर्ष का होता है। और अगर समिति के अध्यक्ष की बात करें तो विपक्षी दल से चुना जाता है। लोक लेखा समिति के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच भी की जाती है। इनमें से कथन जो दे रखे हैं, इनमें से कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। और चौथा, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो गलत कथन पूछा गया था। गलत कथन देखेंगे, स्टार बना हुआ है। कहने का मतलब है कि दिए गए विकल्पों में से कोई आंसर सही नहीं है। उपरोक्त विकल्पों में से बी और सी दोनों के सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में से केवल धन विधेयक के संदर्भ में ही 14 दिन की बाध्यता होती है, अन्य किसी में नहीं होती है। दूसरी बात, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में यह कहा भी गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा की 14 दिनों में वापस ही करेगा। इससे ये भी ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेगा? तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 70 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अगर अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ है तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन करने की व्यवस्था करनी होगी। और ये इससे संबंधित जो बिल है वो आपका 1969 में पारित किया गया था कि अगर दोनों पद खाली हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। अगर वो नहीं है तो फिर कोई दूसरा आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो जगह ले लेता है। अगला, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? ऊपर अभी हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? तो आप कहेंगे राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 63 में इसको लेकर के बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये तो बता ही चुके हैं। और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, 64 आर्टिकल में बताया गया है। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या फिर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 है जिसके अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अगला, हमारा संविधान जो है उसके अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त, प्रत्येक 6 वर्ष में है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो राज्यसभा का कार्यकाल आप कहेंगे समाप्त होने का विषय ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होगा, किंतु इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त जो है वो हो जाएंगे और साथ ही साथ प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए, लगभग आधे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। वीडियो जो भी नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। लाइक का टारगेट आपका जो चल रहा है वो 500 लाइक का है। जैसे ही कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे।
जल्दी से लाइक सभी लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और इससे पहले वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। बाकी टेलीग्राम पर बाकी भी अपडेट आपको मिलती रहती है। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी क्लास सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। आंसर की बात करते हैं इसमें से, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, यानी इनमें से कोई नहीं। क्यों? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं। मैंने बताया ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज किया जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, बता चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए? तो आप कहेंगे 6 सालों के लिए, ये भी बता चुके हैं। अगला, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया किसका होता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का? कौन सा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसी को लेकर के चुनाव है, इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई है, और यही आपका आंसर केंद्र सरकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, राष्ट्रपति की, या किसी की भी नहीं? आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति की जो है वो स्वीकृति आवश्यक होती है। बाकी आर्टिकल धन विधेयक वाले बता ही दिया था। अनुच्छेद 110 अथवा वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों को परिवर्तित करने वाले विधेयक, और व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद या राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते। धन विधेयक पर लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है, और किसी कर के अधिरोपण, परिहार, उत्साधन या विनिमय संचित निधि या आकस्मिक निधि जो है उससे धन निकालना या जमा करना आदि संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा के अध्यक्ष? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बता चुके हैं राज्यसभा का सभापति, आर्टिकल भी बता चुके हैं। तो अब तक आपको याद होगा। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि ये लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो इनमें से किसके पास जो है वो होती है? अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति? आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, जिसमें आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। पर वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन, ये प्रश्न 2001 में पूछा गया था, इसीलिए है। बाकी अब वर्तमान में से समाप्त कर दिया गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, या भारत सरकार के मुख्य सचिव? तो कार्यपालिका अध्यक्ष आपके हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में आपका है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53(1) कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका है शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा करेंगे। कार्यपालिका शक्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। संविधान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बहुमत दल का नेता होता है। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या तीनों में? आंसर भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर जो है वो सही हो जाएंगे। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा? तो यही सही होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। और इसको लेकर के आर्टिकल है 85(2) खा करके। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं। ये ऊपर बता चुके हैं कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद और कार्य में अगर देखेंगे तो सदन में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, उसकी बैठक बुलाता है, उसका सभापतित्व करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य और बहुमत दल का नेता होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्षमादान करे? ये तो प्राप्त है आर्टिकल 72 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ही हटाए, ये गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आपातकाल की घोषणा का भी अधिकार है, अध्यादेश का भी अधिकार है।
अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है तो तब हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो वही पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन इस तरीके से ऑप्शन 1 4 3 4 1 2 करके दिया गया है तो आंसर केवल और केवल चौथा सही होगा। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो उसी के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है, बाकी किसी काम के लिए नहीं होता है। तो आर्टिकल तो बता ही दिया था 108 है संयुक्त अधिवेशन को लेकर के, और जब कोई मतभेद होता है दोनों सदनों में तभी ये आपका बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री यहाँ पर सही होगा। बाकी 74 आर्टिकल है, ये बता चुके हैं आपको कि राष्ट्रपति को उसके कार्य और कर्तव्यों के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्रिपरिषद से एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है 1951 की जनगणना पर या 1961, 1971, 1981। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 1971 की जनगणना पर ये आपका आधारित है। मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा में सीटों का निर्धारण प्रत्येक पूर्ववर्ती जनगणना पर उनके आंकड़े प्रकाशित हो गए हों आधारित था। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन करके निश्चित किया गया कि सन 2000 ईस्वी के बाद होने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना ही लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानक जनगणना रहेगी। इसीलिए 1971 आपका सही था। और जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2001, इसमें अगले 25 वर्षों तक 2026 तक इसको बढ़ा भी दिया गया था। कुल मिलाकर के 1971 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5। आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही होगा। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कुल पड़े मत का छठा या 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। आंसर होगा बी वाला यानी केवल और केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल में है। धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी यानी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आर्टिकल कौन सा है? 93 है जिसमें लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के मध्य से सदन के उचित संचालन के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष या कोई समय निर्धारित नहीं है। किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक आप रह सकते हैं पद पर मंत्री के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित कर दे। तो आप कहेंगे 6 महीने का जो है वो अंतराल होना चाहिए। और 85 आर्टिकल के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान करने की और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति जो है वो प्राप्त है। आहूत करने के बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया है कि वह यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की पहली बैठक इसके लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतराल नहीं हो पाए। संसद के पहले अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। दीर्घ अवकाश संसद के सत्रावसान होने और नए सत्र में उसके समवेत होने के बीच के समय को कहते हैं। अगला है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, इनमें से कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं?
तो कौन है? आप कहेंगे इनमें से ऑप्शन यूपी पहले नंबर पर है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर सबसे अधिक 80 प्रतिनिधि चुनकर भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्नकाल के समय दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार और महाराष्ट्र था, जिनके सदस्यों की संख्या 54 और 48 थी, परंतु वर्तमान में बिहार के भूभाग को काटकर झारखंड नामक नए राज्य के सृजन के पश्चात बिहार में लोकसभा की सीटें अब कितनी हो गई? 40 हो गई हैं और लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में चली गई। अतः वर्तमान में लोकसभा में राज्यों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश 80 सीटें, महाराष्ट्र आपका 48 सीटें और बिहार आपका 40 सीटें। तो ये आपका क्रम होगा, इसीलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर आपका होगा। क्वेश्चन देखेंगे तो काफी पहले पूछा गया था 1994 में, तो अब वो तो विभाजन ही हो गया। तो वर्तमान समय में दूसरे और तीसरे राज्य दर्जे पर क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। बिहार लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में चौथे स्थान पर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस चीज का? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने का। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगला है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने समय तक? 6 माह, 4 माह, 1 माह या 14 दिन? आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन के लिए। संविधान का अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक के रोक सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपराज्यपाल? आंसर हो जाएगा पहला यानी कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है वो करेगा। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। अगला है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेनाओं रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं, उपराष्ट्रपति, कौन सा इनमें से सही है? अच्छा, टीचर वाले जो क्वेश्चन है वो भी अभी देख लेंगे कि इसमें भी तो क्वेश्चन आए होंगे या 2023 के जो क्वेश्चन होंगे, अभी ये लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा वाला सही होगा, जिसमें आपका राष्ट्रपति भी आ जाएगा, जिसमें आपका राज्यसभा भी आ जाएगा और जिसमें आपका लोकसभा भी आ जाएगा। तो भारत के संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों होते हैं। लोकतंत्र प्रणाली में भारतीय संसद का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होता है। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता, ये बता चुके हैं। एक और क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये वाला, ये भी देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए पहले दलित कौन थे? शिवराज पाटिल, संगमा या फिर बाल योगी या हुकुम सिंह? आंसर यहाँ पर GMC बाल योगी यहाँ पर सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुने गए पहले दलित जो है ये थे। इन्हें 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। अब देखते हैं टीचिंग वाले पोर्शन से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से आए हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, यानी प्राइमरी में आया था कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 888, 1272, 1326, इस तरीके से ऑप्शन थे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1272। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें हैं 1272, जिसमें 888 सीटें लोकसभा की, 384 सीटें राज्यसभा की। दोनों याद कर लीजिएगा, एक बार टोटल पूछा जा चुका है तो अगली बार हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा पूछी जा सके। भारत की आगे बात करते हैं तो भारत की नई संसद का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। और जो कि अगर बात करते हैं कितने एरिया में फैला हुआ है तो आप कहेंगे 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। कितनी लागत लगी है? टोटल 971 करोड़ की लागत लगी है और इसके वास्तुकार हैं विमल पटेल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में, ये भी आपका प्राइमरी में आया था। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी यही पूछा गया है जो कि अभी ऊपर आपने देखा कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम। अरुण गोयल, पद्मश्री विमल पटेल, अनूप राय, इस तरीके से ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा क्योंकि ऊपर बता चुके हैं। तो भारत की राजधानी में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख संसद भवन की नई इमारत के प्रभारी वास्तुकार पद्मश्री प्राप्तकर्ता विमल पटेल हैं। विमल पटेल को 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में मिला था उनके असाधारण कामों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। ये तारीख ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार जो टीआरई 3 वाला पेपर हुआ था उसमें आपने जो रद्द हो गया है, तो उसमें आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे गए थे कि आधारशिला डेट वगैरह बहुत पूछी गई थी। तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी तो थी 10 दिसंबर 2020 को, परंतु 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो तारीख उद्घाटन वाली शायद पूछी भी गई थी जहां तक मुझे याद है। बाकी नए संसद भवन में 3 प्रवेश भवन हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो ये क्वेश्चन तो हुए समाप्त। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है और बता भी चुके हैं, करवा भी चुके हैं, तो उम्मीद है सभी का आंसर आएगा। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी प्रश्न की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। बाकी याद जरूर करते रहिएगा कि क्वेश्चन जोड़ करा रहे हैं डेली डेली। टॉपिक वाइज वाले जो इससे पहले करा चुके हैं वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्रश्न आपके लिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में जो सबसे पहले संविधान का जो मूल ढांचा है उसका सिद्धांत दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिर्नवा मिल्स बनाम भारतीय संघ, या ए और बी दोनों? तो कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे जब अगला वाला टॉपिक कराएंगे, उसमें हम इसका आंसर देखेंगे। और ये क्वेश्चन आया था 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया था। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।